पेज 112। असेसमेंट तीन तरह की है। एक नॉर्मल असेसमेंट कहलाएगी, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। हमने ये तीनों तरह की असेसमेंट्स पढ़नी है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये तीनों होती क्या है। चीज़ें देखें, एक तरतीब से चलेगी। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि उसने जो टैक्स पेयर है उसने अपनी रिटर्न कब जमा करानी है। तो असेसमेंट का प्रोसेस हमेशा रिटर्न जमा कराने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो उसे रिटर्न जमा करानी होती है अपनी 30 सितंबर को अगर इंडिविजुअल है, और अगर कंपनी है तो पहले 6 महीने है तो 31 दिसंबर और बाद वाले 6 महीने तो 30 सितंबर। अब एक पर्सन ने अपनी रिटर्न जमा कराई, उसके अंदर कोई रिवीजन करनी है तो वो हमने लास्ट लेक्चर में 60 डेज़ वाला पढ़ा था कि उसके अंदर है या उसके बाद में है। तो अब रिवीजन रिटर्न, इससे अगला स्टेप है असेसमेंट, कि जो आपने रिटर्न जमा कराई उसकी असेसमेंट जो है वो अगर टैक्स वालों ने कर ली है, नहीं की है, या किसको वो असेसमेंट कहते हैं, या असेसमेंट की क्या क्या टाइप्स हैं, वो इसके अंदर अब हम कवर करेंगे। नॉर्मल असेसमेंट जो सेक्शन 120 है, If a taxpayer has furnished a complete return of the income other than a revised return, the commissioner shall be treated to have assessed the income and the tax due thereon. Return shall be taken to be complete. Thank you. Return shall be taken to be complete if it is in the prescribed form, accompanied by the such an accurate statement or documents, fully state all the relevant particulars of the information, duly signed with the evidence of the payment due and accompanied with a wealth statement in accordance with section 114(2). ये जितनी भी बात सारी ली है ये सिर्फ समझाने के लिए ही आके पूछेगा नहीं। ये 4-5-6 लाइनें जो भी पढ़ी है, ठीक है, ये मैं साथ साथ आपको इसलिए बताऊंगा ताकि अभी हर चीज़ को आप क्रैम ना करते रहें, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसी को ही याद करें। तो ये 4-5-6 लाइनें पढ़ी है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये आपको बताना क्या चाह रहा है, सिंपल वो ये कह रहा है कि जब रिटर्न जमा करा दी जाए तो उसको आप नॉर्मल असेसमेंट करते हैं। यानी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इनकम टैक्स है उसने आपको असेस कर लिया। जब रिटर्न जमा करा ली 30 सितंबर को, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने आपको, टैक्स वालों ने आपको असेस कर लिया। पहले टाइम पे ये चलता था कि रिटर्न फिजिकली जमा कराई जाती थी। जब वो रिटर्न फिजिकली जमा कराई जाती थी वो वहाँ पे उसको रख लेता था टैक्स ऑफिस में अपने पास, और बाद में एक लेटर इशू करता था कि जी आपको नॉर्मली असेस कर लिया। वो ये सारा प्रोसेस अब क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, इतनी आवाम है, लोग सारे इतने टैक्स पेयर बन रहे हैं, तो अब उन्होंने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया कि जब आपने रिटर्न जमा करा दी है अपनी IRS के थ्रू, तो हम ये समझेंगे कि आपको नॉर्मली असेस कर लिया गया, आपकी नॉर्मल असेसमेंट हो गई। नॉर्मल असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, इसे डीम्ड असेसमेंट भी कहते हैं, इसे अज्यूम्ड असेसमेंट भी कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से अपनी असेसमेंट हो गई। डीम्ड असेसमेंट कहते हैं, इसे अज्यूम्ड असेसमेंट कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी इसी को ही कहते हैं। Adjustments to be made in the declared respective amounts of the return. A return of the income furnished under subsection 2 of the section 114 shall be processed through automated system to arrive at corrected amounts of the total income, taxable income and tax payable by making adjustments for. अब जो आपने रिटर्न जमा कराई है उसका ये प्रोसेस अभी स्टार्ट करना था इन्होंने। आई डोंट थिंक अभी इन्होंने कर लिया स्टार्ट, हो सकता है कर लिया हो, लेकिन क्योंकि हमने इसे अभी पढ़ना है, एक नया सिस्टम इन्होंने डाला था कि जो रिटर्न आपने जमा कराई है नॉर्मली असेसमेंट हो गई। जब आपने रिटर्न जमा कराई 30 सितंबर को, इट मीन्स कि आप नॉर्मल असेसमेंट हो गया आपका। अब जब आपने रिटर्न जमा कराई तो कहते हैं कि हम उसको एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करेंगे।
अब ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ये क्या करता है कि ये कोई ना कोई अगर आपकी करेक्शंस हैं, 4 तरह की जो करेक्शन है जो ये ABCD में लिखी है, ये 4 तरह की करेक्शंस को असेस करके आपको आगे से इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या इंफॉर्मेशन देता है वो भी आगे पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है, जब अभी जानने वाली बात ये है कि जब आपने रिटर्न जमा कराई तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोसेस की जाएगी। वो ऑटोमेटेड सिस्टम ये 4 तरह की चीज़ों को असेस करेगा। क्या चीज़ें हैं? एनी अरिथमेटिकल एरर इन दी रिटर्न। अरिथमेटिकल एरर से मुराद है कास्टिंग एरर्स, ठीक है। कास्टिंग एरर्स यहाँ पे 2 जमा 2 4 करना था, गलती से 5 कर दिया, ठीक है। कहीं पे किसी चीज़ को माइनस करना था, लिखा हुआ है लेकिन माइनस नहीं किया, तो अरिथमेटिकल एरर किसी भी किस्म का हुआ है तो वो ये ऑटोमेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा। एनी इनकरेक्ट क्लेम इज सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। कोई आपने क्लेम कर लिया इनकरेक्ट किस्म का, ठीक है, एंड दैट क्लेम इज अपेरेंट फॉर एनी फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। कोई वाजे इनकरेक्ट क्लेम, मिसाल के तौर पे ज़कात है, ज़कात को आप अगर वो हमें सवाल में या क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वो कहता है जी ज़कात को बिज़नेस में से लेस कर दिया है, तो हम क्या करते थे, बिज़नेस में उसे ऐड करते हैं और टैक्सेबल इनकम में उसको एज ए डिडक्टेबल अलाउंस के लिए लेस करते हैं। तो वाजे एरर क्या हो सकता है कि जी आपने जो अमाउंट ऐड की थी वो 100 रुपया थी और आपने जो डिडक्टेबल अलाउंस में लेस की वो 90 रुपये थी, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई क्लेम आप कर रहे हैं और वो क्लेम बड़ा क्लियर कट है कि दो तीन जगहों से मैच नहीं हो रहा आपस में, तो इस तरह का एरर ये पकड़ेंगे। एनी डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस, डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट एज स्पेसिफाइड। कोई डिडक्टेबल अलाउंस आपने क्लेम कर लिया हो ज़्यादा, एजुकेशन अलाउंस आपको था ही नहीं, आपने क्लेम कर लिया, ये भी वो डिडक्ट कर लेगा। कोई टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं था, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट ख़त्म हो गए, पहले थे आपके जो पहला सेशन मैंने यहाँ पढ़ाया उस पहले सेशन में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, तो टैक्स क्रेडिट आपका था ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, आपने वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया हो। इसी तरह कोई आपका अलाउंस कैरी फॉरवर्ड करना बनता ही नहीं था बिजनेस का, वो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। डिसअलाउंस ऑफ एनी कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी लॉसेज, चौथे पे उसने वही यही बात कवर कर दी। तो इस तरह की जो 4 किस्म की गलतियां हैं ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करेगा। अब आगे करके वो आइडेंटिफाई करके क्या बताएगा, प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड unless a system generated notice is given to the taxpayer specifying the adjustment intended to be made, provided further that the response received from the taxpayer, if any, shall be considered before making any adjustment, and in case where no response is received within 30 days of the issue of the such notice adjustment shall be made. Provided also that where no such adjustment have been made within 6 months of filing of the return, ये इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें, अभी समझाता हूँ। The amount specified in the return as declared by the taxpayer shall be deemed to have been taken as adjusted amounts on the date the return was filed, and the taxpayer shall be intimated automatically through IRS. वो ये कह रहा है कि आपका 2020 टैक्स ईयर था, 2020 टैक्स ईयर की आपने रिटर्न जमा कराई 30 सितंबर 2021 को, आगे बढ़े, देखिए 2020 की रिटर्न कब जमा कराई, 30 सितंबर 2021 को। ये जब आपने रिटर्न जमा कराई है ना, इसके 6 मंथ्स के अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती है। 6 माह के अंदर, 6 माह इसके कब पूरे होंगे, सितंबर में जमा कराई है तो कब हो जाएंगे, मार्च 2022। तो ये बल्कि इधर ही कहीं पे आ जाएगा ना, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती है, मार्च 2022।
सही है। तो ये थोड़ा टाइम फ्रेम्स को बस याद रखना है, क्योंकि ये जो असेसमेंट्स और आगे अपील्स आएंगी इसमें टाइम फ्रेम काफ़ी बेटर करती है कि कब रिटर्न जमा करानी है, कब उसकी नॉर्मल असेसमेंट होनी है। तो ये जो ऑटोमेटेड जो आपकी है एडजस्टमेंट्स, ये कब तक हो सकती हैं? 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आपने रिटर्न जमा कराई उसके 6 माह के अंदर अंदर ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। अगर ये एडजस्टमेंट्स ना हुई तो फिर क्या? द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द रिटर्न एज डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन एज एडजस्टेड अमाउंट्स। तो समझा जाएगा कि जो टैक्स पेयर ने अमाउंट्स ली हैं अपनी रिटर्न में वो ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट्स हैं, ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट है, तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये समझा जाएगा। On the date that the return was filed, the taxpayer shall be intimated automatically through IRS. अच्छा, अगर कोई एडजस्टमेंट निकल आई, ये तो है ना 6 माह के अंदर अंदर एडजस्टमेंट कर सकती है, और 6 माह के बाद अगर ना कोई आपको लेटर आया तो इट मीन्स के जो आपने अमाउंट्स दिए वो एडजस्टेड है। अगर इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट निकल आई तो वो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करेगा। टैक्स पेयर ने उसका जवाब 30 दिन के अंदर अंदर देना है। टैक्स पेयर ने कितने दिनों में जवाब देना है? 30 दिनों के अंदर। तो अगर 30 दिनों में उसने जवाब दे दिया तो ओके है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अगर 30 दिन में उसने जवाब नहीं दिया तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम समझता है उसके मुताबिक अमाउंट्स को एडजस्ट कर देगा। तो ये समझ हो क्या रहा है कि आपने रिटर्न जमा कराई, उस रिटर्न को एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा। उस ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करने का मैक्सिमम टाइम क्या है? 6 months का। अगर उसमें कोई 4 तरह की गलतियों में से कोई गलती निकल आई, ये 4 गलतियों में से अगर कोई गलती निकल आई तो वो सिस्टम आपको इंटीमेट करेगा। तो सिस्टम से जब इंटीमेशन आई तो उसका जवाब कितने दिनों में देना है? 30 days में। अगर 30 days के अंदर अंदर आपने जवाब ना दिया तो जो अमाउंट्स उसने एडजस्ट किए हैं उसको ठीक समझ के एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर 30 दिनों में जवाब दे दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसमें ये टाइमलाइंस ज़हन में रखने की ज़रूरत है, और ये जो 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ये आके पूछ सकता है कि किस किस्म की ऑटोमेटेड अरिथमेटिक एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं। However, in addition to the above deemed assessment, the Commission has power to conduct audit of an income tax affairs of any person under Section 177, and all the provision of that section shall apply accordingly. ये एक जनरल उसने इंफॉर्मेशन दी है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि ये एक फ़्लो होता है कि आप रिटर्न जमा कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर। अब इसके बाद एक तो ये प्रोसेस है ना जो ऑटोमेटेड चलेगा, उसके अलावा वो कह रहा है कि जी कमिश्नर के पास पावर है कि वो ऑडिट कर सके किसी भी पर्सन का अंडर सेक्शन 177। ऑडिट करता है, ऑडिट में अगर कोई गलती निकल आती है तो शो कॉज नोटिस देता है। शो कॉज नोटिस अगर पक्का हो जाता है तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू होता है। ठीक है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले वो अपने आप को नॉर्मली असेस से कर चुका है। तो जब वो अपने आप को नॉर्मली असेस एक दफ़ा कर चुका है तो जब दोबारा असेस करेगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अभी इसको पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में जाके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है। असेसमेंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिटर्न। अब अगर उसने रिटर्न ही इनकम्प्लीट जमा कराई तो फिर इफ द रिटर्न ऑफ द इनकम फर्निश इज नॉट कंप्लीट the commission shall issue a notice to a taxpayer informing him of the deficiencies कि भाई ये चीज़ मिस है तुम्हारी, ये चीज़ तुम्हारी इनकरेक्ट है, and directing him to provide certain information, particular statement or documents by the date specified in the notice in order to make the return a complete return। अगर इनकम्प्लीट जमा कराई तो वो
क्या करेगा कमिश्नर, वो उसको नोटिस देगा और नोटिस में जो दिन लिखे होंगे उस दिन के अंदर कहेगा कंप्लीट रिटर्न जमा कराओ। नोटिस में लिख सकता है कि भाई 10 दिन के अंदर जमा कराओ। नॉर्मली नोटिस कितने दिनों का जाता है? 30 दिन का। तो उसमें ज्यादा या कम वो खुद से कर सकता है। इफ अ टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई बाय द ड्यू डेट, टैक्स पेयर ने नहीं जमा कराया रिटर्न को उस तारीख में जो उसने नोटिस में लिखी थी, with the required by the due date with the requirements of the notice, the return furnished shall be treated as invalid return। तो जो रिटर्न सबमिट कराई गई होगी उसे क्या कह दिया जाएगा? इनवैलिड। इसे अंडरलाइन कर लें। as if it had not been furnished, उसे इनवैलिड तस्वर किया जाएगा जैसे ये कभी फर्निश ही नहीं हुई। However, if the taxpayer fully complies with the requirements of the notice by the due date, the return furnished shall be treated to be completed on the date it was furnished। हाँ, अगर उसने अपने नोटिस का जवाब दे दिया तो यही समझा जाएगा कि जो रिटर्न है वो कंप्लीट है और ये उसी दिन सबमिट हुई थी जिस दिन ये ओरिजिनली हुई है। ठीक है, कि इसको यही समझा जाएगा कि जिस दिन ओरिजिनल सबमिट हुई है ना, ये उसी दिन सबमिट हुई है। Such notice shall not be issued after the expiry of 180 days from the end of the financial year in which the return was furnished। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये नोटिस वो कब इशू कर सकता है? वो नोटिस कब इशू करेगा कि आपकी रिटर्न इनवैलिड है? 2010 में की रिटर्न थी, वो 2020 में नोटिस इशू कर दे, 2015 में कर दे, 16 में कर दे, 25 में जाके उसे याद है यार इसकी तो 2010 की रिटर्न खराब थी। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि भाई जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई, 2020 की रिटर्न कब जमा कराई? 30 सितंबर 2021। तो जब आपने रिटर्न जमा कराई जिस साल में, उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर अंदर नोटिस आ सकता है। जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर अंदर नोटिस आ सकता है कि टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न से ही जमा कराओ। लगी बात समझ? टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न को रिवाइज करने का नोटिस कब तक आ सकता है? जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन। ये कितने बनेंगे? 30 सितंबर 30 जून के अंदर 180 दिन कितने बनेंगे बाद में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ना, तो मैंने 180 दिन पूरे करने हैं। 31, 30 नवंबर के कितने आएंगे? ये कितने हो गए? 153। तो नवंबर के कितने लेने? 27 दिन। सॉरी, दिसंबर के दिसंबर के 27 लेंगे ना, 27 यानी कि 27 दिसंबर। यहां तक 153 हो गया ना, तो 180 पूरे करने थे ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर ले ली मैंने। यानी कि 27 दिसंबर तक आप नोटिस दे सकते हैं रिटर्न की रिवीजन का। जिस साल की रिटर्न जमा कराई, जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर। ठीक है, such notice shall not be issued after the expiry of 180 days from the end of the financial year in which return was submitted. In which return was submitted. From the end of the financial year in which return was submitted. ठीक है, ये क्लियर हुई है बात सबको?
भाई बोले तो सही। आगे चलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये सारा प्रोसेस था नॉर्मल असेसमेंट का। ये जो हमने पढ़ा नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लें कि नॉर्मल असेसमेंट जब आपने रिटर्न जमा कराते हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी रिटर्न को ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किया जा सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करने के लिए उसके बाद 6 महीने का टाइम है। कोई गलती निकल आई तो 30 दिन के अंदर आपको बताएंगे। आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, ना जवाब दिया तो 30 दिन के बाद वो समझा जाएगा कि जो सिस्टम ने गलतियां निकाली वो ठीक है और उस तरह उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर आप अपनी आपको रिटर्न को रिवाइज करने का नोटिस दिया जा सकता है। रिटर्न को रिवाइज अगर आपने कर दिया तो ये समझा जाएगा कि आपने जब ओरिजिनल रिटर्न जमा कराई थी वैसे ही रिटर्न जमा कराई है। और ना रिवाइज की अगर आपने ना चीज़ें उसकी पूरी की तो आपकी रिटर्न को क्या करार दिया जाएगा, इनवैलिड। और अगर आप रिटर्न को रिवाइज करने का नोटिस कब तक आ सकता है कि जिस साल में रिटर्न जमा कराई उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन। तो ये चीज़ों को आप इस तरह से भी रिटेल रखेंगे तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि पेपर में आप जब ये कोई 3, 4, 5 मार्क्स का सवाल है तो आप कुछ ना कुछ इसका जवाब दे दें। इसको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि क्रैम करें इसको, चीज़ों को बस एक दफ़ा पढ़ लिया करें हफ्ते में तो बस सही रहेगा काम, या 10 दिन बाद एक दफ़ा पढ़ लिया। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 121, ये सारा आपका सेक्शन 120 चाह रहा था। ये नॉर्मल असेसमेंट का जो है ये सेक्शन 120 है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूँ। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है जी सेक्शन 121। दिस टाइप ऑफ जजमेंट इज मेड वेयर अ पर्सन फेल्स टू। अच्छा, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती कब है? नॉर्मल असेसमेंट तो है ना, रिटर्न जमा कराई तो आप नॉर्मली असेस कर लिया। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होती है? ये 4 सिनेरियो हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ICAP 3 की दफ़ा पूछ चुका है पास पेपर्स में कि वो सिनेरियोज बताएं जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। कब हो सकती है? Where a person fails to furnish the return of income in response to the notice of the commissioner under subsection 3 और subsection 4 of the section 114। जब कमिश्नर ने ये कहा, नोटिस दिया कि फलानी तारीख के अंदर रिटर्न जमा कराओ, 30 दिन के अंदर रिटर्न जमा कराओ, और उसने रिटर्न जमा नहीं कराई तो उस बंदे को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी उस बंदे की, ठीक है। जब उसने नोटिस दिया और उसने नोटिस के तहत ये अपना जो है वो जमा नहीं कराया, रिटर्न जमा नहीं कराई। इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ एक चीज़, ठहरे ज़रा, ये जो हमने 105 नंबर पेज में पढ़ा था ना, पावर्स टू कॉल रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स, ये 114 का 3 और 114 का 4 इसमें फॉल करता है। इसमें पढ़ा था ना एक बंदे को जी 5 साल के अंदर 5 साल की रिटर्न जमा कराओ या 10 सालों में से किसी सालों की, ये भी इसके अंदर फॉल करता है, 114 का 3 या 114 का 4, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको इस तरह से याद रख लें कि अगर उसने रिटर्न जमा करवानी थी, उसने नहीं कराई नोटिस के तहत, तो फिर वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। फर्निश रिटर्न एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 143 और 1 सेक्शन 44, ये इसके सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे ब्रैकेट में लिखा है दैट इज इनफ रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय एयर कैरियर और शिपिंग कंपनीज। रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द एयर कैरियर और शिपिंग कंपनीज, ये मेरे ख्याल से ये नॉन रेजिडेंट का है, इसके अंदर आई थिंक लिखा नहीं है कि नॉन रेजिडेंट के लिए आप जो ये आपके पास इसमें मेंशन किया हुआ है नॉन रेजिडेंट का, हाँ इसके आगे लिख रहे हैं दिस इज फॉर नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन था जो कि एयर कैरियर और शिपिंग कंपनी चलाता था, उसने रिटर्न फाइल करनी थी और उसने रिटर्न फाइल नहीं की,
कोई सेक्शन ये है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अगर ये 2 बंदे नॉन रेजिडेंट हैं तो ये अपनी रिटर्न फाइल जमा करवाएंगे। कौन से 2 बंदे? जो एयर कैरियर या शिपिंग कंपनीज चलाते। फर्निश द वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116। वेल्थ स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ ली सारी कि जिसके ऊपर ज़रूरी था कि उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। ऑल दो वैसे अब तो वेल्थ स्टेटमेंट हर बंदे के लिए ही ज़रूरी होता है और ये जमा किए बगैर आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसने स्टार्ट से बात लिखी हुई है और अभी तक जो है उन्होंने इसे हटाया नहीं। प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और अ स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 170 ऑफ एनी पर्सन और एनी पर्सन employed by the firm of the chartered accountant or a firm of cost and management accountant under section 177, accounts, documents and records required to be maintained or any other relevant document or evidence that may be required by him for the purpose of making assessment of income and determination of tax due thereon। ये चौथे पॉइंट का कहने का मकसद उसका सिंपल ये है कि अगर किसी बंदे का सेक्शन 177 के तहत ऑडिट शुरू हो गया और उसे कहा कि फलाना फलाना डॉक्यूमेंट लेके आओ और उसने कहा कि मैं नहीं लेके आता, तो उसको भी बेस्ट जजमेंट असेस किया जाएगा। ठीक है, सिंपल बात कह रहे हैं, उसे सेक्शंस इतने ज़्यादा बीच में डालें। नॉर्मली ये सिंपल सी बात है कि अगर किसी पर्सन का ऑडिट स्टार्ट हो गया और उसे कहा ड्यूरिंग ऑडिट कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अपने प्रोसेसेस लेके आओ, ठीक है, फलानी फलानी फाइल लेके आओ, और वो कहता मैं नहीं लेके आता, तो ऐसे पर्सन को भी बेस्ट जज असेस किया जाएगा। ठीक है, तो 4 तरह के लोग हैं जिन्हें बेस्ट जज असेस किया जाएगा। एक वो पर्सन जिसे कमिश्नर ने कहा नोटिस के थ्रू कहा कि रिटर्न जमा कराओ और उसने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई। एक वैसे नॉन रेजिडेंट जो कि जिनके लिए ज़रूरी था कि एज ए एयर कैरियर और शिपिंग कंपनी के थ्रू रिटर्न जमा कराएं, बीइंग ए शिपिंग कंपनी और एयर कैरियर रिटर्न जमा कराएं, और उन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराई, नॉन रेजिडेंट। तीसरा वो बंदा जिसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी थी और वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। चौथा वो बंदा जिनका ऑडिट खुल गया और ऑडिट में उसे कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराओ और उसने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए। तो ये 4 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जिनको बेस्ट जज असेस किया जा सकता है सेक्शन 121 के तहत। अंडर एनी ऑफ द अबव केसेस द कमीशन में बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटीरियल एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन। अच्छा, बेस्ट जज असेसमेंट होती क्या है? नॉर्मल असेसमेंट क्या थी? आपने बताया मेरी टैक्सेबल इनकम इतनी है, मेरा टैक्स पेएबल लायबिलिटी इतनी है, मेरी एफटीआर की इनकम इतनी है और मेरी एफटीआर की लायबिलिटी इतनी है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी यही करते हैं कि वो खुद से, कमिश्नर खुद से असेस करता है कि इसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। सही है, इसकी अगर कोई अदर इनकम है जो फाइनल में आती है वो क्या है, तो वो खुद से असेस करता है। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कोई भी उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाए या भी कोई मटीरियल, एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपना सारा जोर लगा के वो एक असेसमेंट करता है कि इस बंदे की टैक्सेबल इनकम इतनी होगी और उसका टैक्स ड्यू देयर ऑन इतना होगा। इसको वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं कि कमिश्नर के बाद जो, अब एक बंदे से कहा कि भाई तुम अपना रिकॉर्ड जमा कराओ, उसने रिकॉर्ड नहीं जमा कराया, अब तो कमिश्नर क्या करेगा? वो सोचेगा, ढूंढेगा, कोई फैक्ट्री में छापा छुपा मार के जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड उसका मिल गया तो वो वहाँ से एक असेसमेंट करेगा अपनी, वो रिकॉर्ड उठाएगा, अपने दफ्तर में लाएगा, बैठ के देखता रहेगा उसके वर्किंग पेपर्स को, कहेगा यार मेरे नज़दीक ये यहाँ तक बनती है इसकी इनकम। अज्यूम्ड नहीं है, ये अपनी जजमेंट बेहतरीन तरीके से लगाएगा, बेस्ट जज करेगा। ठीक है, एट दी बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उससे वो जितना का अच्छे तरीके से सर्च करता होगा वो करेगा। सिंपल।